सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जय श्रीमन नारायण नारायण सभी को। जैसा कि एक हफ्ता पहले मैंने लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान बुक का जिक्र किया था, तो मैं चाहता हूं कि इसके पूरे 6 भाग हैं और 18 अध्याय हैं और एक एक अध्याय को बहुत तरीके से मैं पढूं और आपको बताऊं। ये बुक हर इंसान के लिए और जो आधुनिक व्यवस्था है और जो हमारे गांव की 1000 साल पुरानी व्यवस्था है, कितना फर्क आ गया है। यानी कि ये बुक हमें समझाता है कि मालिक अपनी जानकारी न होने की वजह से उन नौकरों की सारी बातों को कैसे मान लेता है। तो मैं चाहता हूं कि हर उस व्यक्ति को इस बुक और गांव के हर एक इंसान को समझना चाहिए और अपनी समझ बढ़ा के हर किसी को इस तरह को जानकारी और अपने मानवाधिकार का जागरण सबके तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ये जान पाएं कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसकी ताकत सबसे बड़ी है और बड़ी रहेगी भी। इसको कोई बदल नहीं सकता। केवल हमारे चुप रहने की वजह से वो नौकर हमें एक नए नए कानून और संविधान में बने हुए नियमों का संशोधन करते रहते हैं, केवल वो अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए कोई भी व्यवस्था वो नहीं बनाते। हमें किस तरह से वो अपने से हम लोगों को कंट्रोल करें, वो संविधान के संशोधनों में वही चीज करते हैं जो पूरी तरह से हम लोगों को कंट्रोल किया जा सके, वही तैयारी करते हैं। और हमारी जो पुरानी और अच्छी व्यवस्था का जो कुछ भी संविधान में था, उसको वो कमजोर करते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस कमजोर चीजों को फिर से हम वो अपनी व्यवस्था को समझें और मानवाधिकारों को, ताकि चुप्पी न रह के उनसे सवाल पूछें और अपने अधिकारों को जानते हुए हर चीज पे हम उन पे ब्रेक लगा पाएं। और इस बुक के जैसे लेखक जो डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बुक के जरिए हर इंसान अपने मानवाधिकार, अपने अ, समझ को अच्छे से बढ़ा सकता है और कानूनी तरीके से अपनी जो भी उनकी व्यवस्था आती है उसको समझ करके क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो नौकर हमें कोई भी ऐसी चीज वो नहीं देते जो हमारे फायदे का हो। एक फायदा 100 नुकसान। तो इस चीज को हमें अच्छे से हर गांव के लोगों को, हर एक आम इंसान को समझना पड़ेगा कि उनको हम किस तरह से आ, काम ले सकते हैं और उनको टाइट कर सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हर किसी को। और जैसा कि इस बुक के संपादक डॉक्टर बीरेंद्र सिसोदिया जी हैं, तो मैं चाहता हूं कि देरी न करके इस बुक का पहला अध्याय आज आप लोगों के सामने मैं इसको पढ़ के सुनाऊं। और इस बुक का भी, जैसे कि इस बुक का भाग 1 में समर्पण की बात की जा रही है, तो मैं उस बुक का पेज नंबर 7, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, भाग 1, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान वह चेतना ग्रंथ है जो इतिहास, कानून, अर्थशास्त्र और ग्राम जीवन के अनुभव को एक सूत्र में पिरोकर यह स्पष्ट करता है कि जब मुद्रा, बैंक और सत्ता मानव मूल्यों को से कट जाती है, तब लूट की व्यवस्था बन जाती है। और जब गांव अपनी रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर, खेत खेड़ा खाप और स्वावलंबन को पुनः स्थापित करता है, तब बिना हिंसा के ही गुलामी ढहती है और स्वराज सरकार होता है। यानी कि हर इंसान को अपने जीवन में
उन संसाधनों पे कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए जो दूसरों के हैं। इसीलिए वो सारी व्यवस्था हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और ये अच्छे से कर सकते हैं। जब हम किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो वो इंसान कल को यही चाहता है कि वो मेरे बिना काम नहीं कर सकता है या कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकता है, उसकी ज़िंदगी बेकार हो सकती है। तो मैं उसको जिस तरीके से चाहूँ उसको अपनी बातों में नचा सकता हूँ, अपने काम के लिए जिस काम को मैं चाहे गलत काम करवाना चाहूँ उस इंसान से करवा सकता हूँ। क्योंकि वो इंसान जब किसी दूसरे पे पूरी तरह से उसकी संसाधनों पर, उनकी चीज़ों पर निर्भर हो जाता है तो ये प्रक्रिया और ये व्यवस्था शुरू हो जाती है। समर्पण, यह पुस्तक किसी एक लेखक, विचार या संगठन की नहीं है, यह भारत की आत्मा की पुकार है। यह उन सदियों पुराने घावों की गवाही है जो लूट की व्यवस्था ने भारत के गांव, किसान, मजदूर और श्रमशील समाज को दिए हैं। इसीलिए यह पुस्तक समर्पित है भारत के गांव को, उस गांव को जो कभी स्वावलंबी, समृद्ध तथा स्वाभिमानी था, जहां रुपया मूल्य का मापक था, शोषण का साधन नहीं, जहां कर्ज गुलामी नहीं, सहयोग था, जहां खेत, जंगल, जल और पशु मनुष्य के साथ सह-अस्तित्व में थे। भारत के किसान, मजदूर और उत्पादक समाज को, उस किसान को जिसने अन्न उगाया लेकिन स्वयं भूखा रहा, उस मजदूर को जिसने इमारतें खड़ी की लेकिन छत से वंचित रहा, उस उत्पादक को जिसकी मेहनत की कीमत फिएट मुद्रा और सूदखोरी की व्यवस्था ने चुपचाप लूट ली। उन ऐतिहासिक महापुरुषों को जिन्होंने अलग अलग कालखंडों में आर्थिक गुलामी को पहचाना और चुनौतियां दी। नवाब सिराजुद्दौला, जिन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजों की असली लड़ाई तलवार से नहीं, रुपए और व्यापार की लूट से है। सिदो कान्हू, जिन्होंने संथाल उल गुलान के माध्यम से जमीन, जंगल और कर लूट के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये सारे क्रांतिकारी में भी बात की जा रही है यहाँ पे। जिन्होंने आदिवासी समाज, बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने आदिवासी समाज को चेताया कि जब तक संसाधनों पर अधिकार नहीं होगा तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक स्वतंत्रता के व्यर्थ है और आज़ाद हिंद बैंक व मुद्रा की नींव डाली। यानी कि जब तक हम अपने अर्थ से मजबूत और अर्थ की पूरी आज़ादी नहीं हो सकती तब तक हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकते। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने स्वदेशी चरखा और ग्राम स्वराज के माध्यम से विदेशी पूंजी और लूटकारी व्यवस्था को चुनौती दी। विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन द्वारा भूमि समानता और आर्थिक न्याय की चेतना जगाई। सरदार भगत सिंह, जिन्होंने बताया कि असली आज़ादी सत्ता बदलने से नहीं, शोषण की व्यवस्था तोड़ने की होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लिखकर मुद्रा लूट की वैज्ञानिक और कानूनी पोल खोली। आधुनिक काल के चेतक और संघर्षशील महापुरुषों को बाबा जय गुरुदेव जी, जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना के साथ सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध जन जागरण किया। भाई राजीव दीक्षित जी को, जिन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से लूट की व्यवस्था के विरुद्ध सोए हुए समाज को झकझोरा और यह अमर सत्य छोड़ गए कि भारत की मुक्ति सत्ता से नहीं, स्वदेशी स्वावलंबन और जन जागरण से होगी। यानी हर इंसान को जागरूक बनना चाहिए, हर इंसान को समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है और अगर कोई उससे कुछ काम भी करवा रहा है तो उस पे उसको अगर उचित नहीं लगता है तो उस पे सवाल उसको पूछना चाहिए। और जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की हैं जो कि वो कभी भी आपके लिए अच्छा तो नहीं करती और वो अपने उन 2 पॉइंट बिंदुओं को अच्छाई बता करके 100 बिंदुओं को जो आपके लिए नुकसान है, जो आपके फायदे की चीज़ नहीं रहती, जो आपको कल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है, वो ऐसे नियम कानून बना के चले जाते हैं जो हम उनसे कभी सवाल नहीं पूछते और अपनी उन नौकरों को अपनी पावर देके वो समझ बैठते हैं कि अब तो पावर हम सबकी पावर हमारे साथ है
तो हम अकेले में एक बहुत पावरफुल आदमी हो गए। वो नौकर ये भूल जाता है कि हम नौकर है आम जनता के। आम असली सरकार तो आम जनता ही है, गांव के लोग हैं। टैक्स से पलने वाला हर एक सर्विसकारी, चाहे वो चपरासी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईएएस पीसीएस, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, जितने भी लोग हैं सब हमारे नौकर हैं। उन नौकरों को अच्छे से बताना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें जो रिस्पांसिबिलिटी और जो जिम्मेदारी भारतवासियों ने सौंपी है उसको अच्छे से कार्य करो, वरना अपने नौकरी से इस्तीफा दो और डिसमिस किया जाए उन लोगों को। राम वृक्ष यादव जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि आर्थिक सत्य के लिए बलिदान आज भी जरूरी है। आज़ादी बिना बलिदान दिए हुए कभी नहीं मिलती, यानी कि आज़ादी को हमेशा कमाया जाता है। तो एक हर कोई ये भूल जाता है कि कोई भी चीज़ बिना अर्न किए हुए मिलती है। तो किसी चीज़ को, चाहे कोई भी कार्य करना हुआ, भोजन के लिए हमें काम करना पड़ता है, यानी कि हर चीज़ उसी तरह हमें आज़ादी के लिए हमें काम करना पड़ता है और काम करना चाहिए। और उसके अगर कोई आज़ादी हमसे छीनता है तो उसके विरुद्ध हमें लड़ना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। उन अनगिनत गुमनाम योद्धाओं को जिन्होंने नाम इतिहास की किताबों में नहीं है, लेकिन जिनकी लड़ाई आज भी गांव की मिट्टी में जीवित है, जो कोर्ट नहीं गए, जिन्होंने किताबें नहीं लिखी, फिर भी अन्याय के सामने झुके नहीं। आने वाली पीढ़ियों को, ताकि वे जान सकें कि भारत गरीब नहीं था, लूटा गया है। गांव कमजोर नहीं था, कमजोर किया गया है। और यह लूट की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव निर्मित व्यवस्था है। या यूं ही कहिए, कुछ लुटेरों द्वारा निर्मित व्यवस्था है जिसे बदला जा सकता है। यह पुस्तक कर्ज से मुक्ति का मार्ग नहीं, स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का घोष है। यह पुस्तक हिंसा का आवाहन नहीं, ज्ञान, कानून और सामूहिक चेतना का उलगुलान है। यह एक क्रांति है। यह पुस्तक हर उस हाथ को समर्पित है जो इस लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए उठेगा, आज, कल या आने वाले समय में। जय हिंद।